स्टार्ट किया ना, ओके। तो यहाँ पे सेकंड केस हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा गला कब ठीक हुआ मेरे को पता नहीं। अच्छा, इधर ध्यान दो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहले केस में लाइट रे को रेयर से डेंसर की तरफ हम इंसिडेंट करा रहे थे थ्रू द कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ पे हम क्या करें, उल्टा कर रहे हैं, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, ये तरह क्या है भाई, ये तरह कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और ये हो गया उसका पोर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है कि नहीं। और ये जैसे कि ये मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये बनाया गया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दो, और उससे बाहर ये जो एयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू 1। और यहाँ पे ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इंटरफेस की तरह काम करेगा, ठीक है। मान ले ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फुल के पास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। मान ले कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा जो कि पॉइंट साइज का हुआ, जो कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हम 3 अजम्पशन ले रहे हैं। पहला अजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज होगा ये दोनों को पॉइंट साइज माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, और जैसे कि मैंने बताया था कि किसी लाइट रे को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पास कराते हैं तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं था, वो ऐसे सीधा भाग जाएगा। हो गया बात है। दूसरा क्या है ना, मान लें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लाइट रे इधर से इंसिडेंट हो रहा है ऑब्लिकली, तो ऑब्लिकली हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा ना सर, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे जो नॉर्मल की सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू पास कर रहा होगा। तो नॉर्मल से यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आई है, ठीक है, आई एंगल से इंसिडेंट हो रहा है। और जैसे कि ये मीडियम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि एयर मीडियम में जाने के लिए चाहेगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से 2 डायमीटर। अपना ओरिजिनल बात ये होगा, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये उसका ओरिजिनल बात होगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पे इंटरफेस में एम पॉइंट पर पकड़ाएगा और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा तो ये नॉर्मल से 2 बेंड हो जाएगा। और बेंड होते हुए यहाँ पे जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तरह कौन सा रे है, ये तरह रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ आके पहले लाइट रे के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और दोनों लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा इमेज बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट से इसका इमेज बन गया। तो फिर हमने बहुत मतलब जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स को डिफाइन कर दिया कि पॉइंट से लेके सेंट्रल कर्वेचर तक ये डिस्टेंस है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट से लेके ओ तक ये डिस्टेंस हो गया यू, और मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पॉइंट से लेके इमेज तक ये डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हमें ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ये यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे जैसे पहले केस में करेंगे। बस दोनों केस के लिए हमें रिलेशन निकालना है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो जैसे कि कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई बात आ जाए तो हम हमेशा किसके पास जाते हैं, स्नेल्स लॉ के पास जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इस इंटरफेस में पॉइंट एम के बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाएंगे, इस इंटरफेस के बाद स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ना सर, साइन आर बटे साइन आर, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन के बराबर हो जाएगा। तो बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो जो सोर्स मीडियम और डेस्टिनेशन मीडियम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोर्स मीडियम क्या है, हमारा मीडियम 2 है, क्योंकि 2 से मीडियम 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सोर्स मीडियम हमारा 2 है, जा कहाँ रहा है, मीडियम 1 की तरफ जा रहा है, तो लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये तरह हो जाएगा μ1 बटे μ2। और जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने अजम्पशन पहले से ही ले रखा था कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको स्लो माना मतलब स्मॉल माना जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा तरफ, अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल, अब समझ में आ रही है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये क्या हो जाएगा, साइन आई को हम लिख सकते हैं साइन आई की तरह आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर तरह आर के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, आई बटे आर इक्वल टू μ1 बटे μ2 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, क्या वही चीज हम पहले से भी किया गया, तो सेम टू सेम देखना तेरा दोबारा भी रिवाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 क्रॉस कर दिया, मतलब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तेरा, ये हो जाएगा तेरा μ2 आई इक्वल टू μ1 क्या समझ में क्या होता है। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल कैलकुलेट करना है बाय कंसीडरिंग अल्फा बीटा का, समझ में क्या होता है। तो यहाँ पे एंगल को पहले डिफाइन करो, जैसे कि मान ले ये एंगल तेरा अल्फा है, और ये एंगल तेरा बीटा है, और ये एंगल तेरा गामा है। क्या समझ में क्या होता है, मैंने यहाँ पे एंगल डिफाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि मतलब इंटरनल एंगल क्या क्या चीज है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को एक बात बता, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ, वो
एम सी के बारे में बात करो, ओ एम एंड सी ट्रायंगल की बात करो, क्या यहाँ पे बीटा जो है ये दोनों का सम के साथ बराबर हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो दो इंटरनल एंगल इंसिडेंट एंगल आ रही है और यहाँ पे ये अल्फा है, ये दोनों इंटरनल एंगल है, तो ये दोनों का सम यहाँ पे जो सी पॉइंट पर एक्सटर्नल एंगल के साथ बराबर होगा। ये सर अब ये एंगल ये और ये इसका ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं, तो बीटा को मैं लिख सकता हूँ आई प्लस अल्फा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या समझ में आया बात है? तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगा, तो थोड़ा सा स्पीड तो डायग्राम बनाना पड़ता है। हाँ ये हो गया। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस सॉरी बीटा को क्या लिख सकता हूँ? आई प्लस अल्फा। बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई प्लस अल्फा। बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई प्लस अल्फा। तो बीटा क्या हो जाएगा? आई प्लस अल्फा। लेकिन हमें तो आई किससे मतलब है, तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ? आई तरह हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। क्या समझ में आएगा बात है? क्या समझ में आएगा बात है? ये सब लोग ठीक है। दो बेटा सेम टू सेम जो पहले डिराइव कर रहा था और भी डिराइव कर रहा था, ठीक है। अच्छा आई बोलो बीटा माइनस अल्फा, समझ में आ रहा है? अच्छा और किसको कैलकुलेट करेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल को। तो आर कैलकुलेट करने के लिए वही ट्रायंगल ढूंढने का, कोई ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे आर क्या है भाई? ये तरह रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करूँ एम सी एंड आई, क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? एम सी आई, तो ये बीटा एंड ये गामा, ये दोनों इंटरनल एंगल बन गया। तो ये अल्फा के साथ यहाँ पे जो बना सही रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ मतलब बराबर होंगे। ये दोनों क्या है? इंटरनल एंगल है एम सी आई। ये क्या ट्रायंगल बन रहा है? ये ट्रायंगल का दो इंटरनल एंगल बीटा एंड गामा दोनों का सम किसके साथ बराबर होगा? एक्सटर्नल एंगल आर के साथ बराबर होगा। क्या हो सकता है यहाँ पे? हाँ कि ना बोला? तो यहाँ पे वही चीजें मैं लिखूंगा। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? बीटा प्लस गामा। आर को क्या लिख सकता हूँ? बीटा प्लस गामा। बिल्कुल समझ में आएंगे। तो आर में क्या लिखेगा यहाँ पे? बीटा प्लस गामा। तो दिख ले भाई यहाँ पे आर इक्वल क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। तो आर क्या हो जाएगा तेरा? आर तरह हो जाएगा बीटा प्लस गामा। देख दोनों के फॉर्मेट में मेरा आ गया बीटा एंड गामा के फॉर्मेट में। और मैं क्या करूँगा? ये दोनों को लेके यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करूँगा। तो पुट कर ले तो क्या हो जाएगा बता? म्यू टू इंटू आई कितना था? इंसिडेंट बीटा माइनस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? आर एक सेकेंड म्यू वन वाला आएगा इंटू आर। आर कितना है? बीटा प्लस गामा। ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। क्या समझ में आएगा? ये क्या है? गामा है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन दोबारा लगाएंगे। हमें पता है कि साइन थीटा टैन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा स्मॉल एंगल हो तो उसका रिवर्स भी बोल सकते हैं। थीटा को भी हम टैन थीटा भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये सब तो यहाँ पे बीटा में अगर बीटा स्मॉल एंगल होगा तो बीटा का वैल्यू टैन बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ म्यू टू टैन बीटा प्लस सेम टू सेम, समझ में आ रहा है ना? टैन अल्फा ये क्या हो जाएगा तेरा? म्यू वन टैन बीटा प्लस टैन गामा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अगर साइन थीटा टैन थीटा का थीटा के साथ बराबर होता है तो उसका रिवर्स भी बोल सकता हूँ। थीटा अगर छोटा होगा तो थीटा में टैन थीटा बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अल्फा भी तरह छोटा है तो टैन अल्फा बोल जाए, बीटा को टैन बीटा, बीटा को टैन बीटा, गामा को टैन गामा। समझ में आएगा? टैन इसलिए लिया ताकि मैं यू एंड वी के फॉर्मेट में लिख सकूँ, परपेंडिकुलर को कंसीडर करके। समझ में आने वाले अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टैन बीटा टैन अल्फा टैन। समझ में आया? अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टैन बीटा टैन अल्फा एंड टैन गामा। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, पहले कैलकुलेट करेंगे टैन बीटा फिर टैन अल्फा फिर टैन गामा, ठीक है। बताओ पहले क्या करेंगे भाई? अच्छा अगर मैं एम पॉइंट से यहाँ तक एक डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, बात कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक राइट एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ। तो एम पॉइंट से यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो क्या मान लो ये पॉइंट तेरा एस है, ये पॉइंट तेरा क्या है? ये पॉइंट की तरफ को एस बोल दिया। तो समझ में आएगा बात? अच्छा एम एस सी या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है एम एस सी। तो ये बीटा का सामने वाला ये तेरा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस, ये बेस। अगर मैं टैन बीटा कैलकुलेट करूँ तो टैन बीटा क्या हो जाएगा? टैन बीटा हो जाएगा तेरा परपेंडिकुलर यानी कि एम एस बटे बेस सी एस, एम एस बटे सी एस, ठीक है। तो देखिए टैन बीटा क्या हो जाएगा तेरा? एम एस बटे सी एस। अच्छा फिर कैलकुलेट करेंगे टैन अल्फा। तो अगर एम एस एंड ओ, एम एस एंड ओ ये राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कंसीडर करूँ तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा?
परपेंडिकुलर upon बेस मतलब ms बटे os, ms बटे os समझ में आ रहा है पब्लिक सा समझ में आ रहा है नहीं, ये क्या हो जाएगा तेरा ms बटे os समझ में आ रहा है नहीं, क्योंकि ये एंगल कंसीडर करो ना तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो, पहले बीटा कंसीडर करा था तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना था, तो ये एंगल मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ms बटे os। तो बच्चा कितना tan गामा, तो tan गामा के लिए कौन सा कंसीडर करूंगा a से i ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो tan गामा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ms बटे si, ms बटे si कितना इजी है ये कितना हो जाएगा तेरा ms बटे si। तो हमारे पास ये आ चुका है, तो इसको लेके वहां पे पुट करेंगे, इसको थोड़ा सा कॉपी करके लेके चल जाते हैं, ठीक है। आजा भाई को नीचे ये डाटा को हम पुट करेंगे वहां पे। सारे डाटा यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये वैल्यू को पुट करेंगे, तो बता क्या हो जाएगा μ2 बता μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan बीटा वैल्यू कितना ms बटे cs बोलते रहो tan अल्फा